आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ जुड़े हैं आप। आपकी दोस्त आरती मल्होत्रा करती है आप सभी का स्वागत। सभी श्रोताओं का स्वागत है और रेडियो डॉक्टर में मैं हूं आप सभी के साथ आपकी दोस्त आरती मल्होत्रा, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूं। और साथ ही मेरे हैं कार्यक्रम में शालिनी मित्तल। तो शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू और स्वागत करते हैं अपने सभी लिसनर्स का जो इस कार्यक्रम से आज जुड़े हैं। और अभी थोड़ी देर में और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता जुड़ेंगे हमारे इस कार्यक्रम के साथ। और बता दें आपको, आपकी जानकारी के लिए, कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो आधारित रहेगा डेंटल कैविटीज एंड डिके पर। दांतों की जो समस्याएं होती हैं, जो कैविटीज होती हैं और दांतों में जो सड़न हो जाती है, उसके कारण पर हम विचार करेंगे, उसके उपचार पर भी बात होगी। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सुनीता गुप्ता, आप प्रोफेसर एंड हेड हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, नई दिल्ली में। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनीता आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू आरती। और मैं भी आप सभी को बता दूं कि इस विषय पर अगर आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 9868107070। अपने नाम के साथ अपनी जो भी जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, दांतों से रिलेटेड जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, आप बिल्कुल हमें लिखकर दे सकते हैं और हम उसे शामिल करेंगे अपने कार्यक्रम में। बिल्कुल सही कहा आरती। और अब हमें इंतजार है कि हमारे श्रोता हमारे साथ मैसेजेस के माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। तो डॉक्टर सुनीता, सबसे पहले हम विषय पर ही जानना चाहेंगे, डेंटल कैविटीज और डेंटल डीके बहुत सुनते हैं, हम बहुत सुनते हैं कि कैविटी हो गई है और दांतों में बदबू आ रही है, सड़न हो रही है। तो क्या होता है एक्चुअली, इसमें किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा और बहुत बेसिक है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो बच्चों में 10 में से 8 बच्चों को डेंटल कैविटी, और एडल्ट्स में जो बड़ों में वो 10 में से 9 लोगों को इसकी प्रॉब्लम रहती है जी। किसी भी, जब हम कपड़ा पहनते हैं तो बिल्कुल कपड़ा ठीक ठाक होता है, लेकिन उसमें अगर एक छोटा सा भी छेद हो जाए, वो चाहे किसी चिंगारी की वजह से या कुछ की वजह से, तो वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब हम जो खाते पीते हैं और अगर हम प्रॉपरली उसको अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसके साथ प्रक्रिया करके जो प्लाक बोलते हैं हम, एक पतली सी परत बनती है, वो जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसके साथ खाने पीने की चीजों के साथ रिएक्शन होता है और एक एसिड बनता है जो हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है, जिसको एनिमल लेयर बोलते हैं, उसको भी वो खुरेद देता है। और इसी को हम डेंटल कैविटी बोलते हैं जी। डीके का मतलब कैविटीज आपने बताया बहुत आम है, बहुत आम है जी। ये। तो आज हम जरूर इस कार्यक्रम में जानना चाहेंगे कि ये इतनी आम क्यों है, और आम है लेकिन बहुत नुकसान पहुंचाती है। जैसे आपने कहा, एक अगर अच्छे से कपड़े में छेद हो जाए तो किस तरह से उसका रूप बिगड़ जाता है, उसी तरह से हमारी जो दांत हैं वो हमारे फेस का एक तरह से कहा जाए कि बहुत बड़ा वैल्यू होती है, क्योंकि हमारी स्माइल जो हम कहना चाहते हैं वो अपने फेस, अपने दांत दिखते हैं, अपने फेस एक पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो इसको खूबसूरत बनाए रखने के लिए कैविटीज से कैसे बचा जाए, डीके से कैसे बचा जाए, हम श्रोताओं से फिर से गुजारिश करेंगे कि हमें मैसेज करें और फिर लौटते हैं इसी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी जी, इस खुशी को और इस हंसी को बनाए रखने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, यानी आकाशवाणी के एफएम रेनबो के साथ, क्योंकि आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं रेडियो डॉक्टर में वो है टूथ कैविटी एंड डीके, दांतों में कैविटी और सड़न को कैसे रोक सकते हो। और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ गए हैं मैम। ये अनूप कुमार हैं रांची से, ये कह रहे हैं कि मैं 54 ईयर्स का हूं और टूथ डीके के लिए क्या रिलीफ प्रिकॉशंस होने चाहिए, प्लीज ये आप मुझे बताएं। ये तो डिपेंड करेगा अनूप जी के किस तरह का डीके हो रखा है, क्योंकि किस लेवल पे हो रखा है। वो ऊपर की परत में ही है, नीचे का एक जो हम कहते हैं कि बहुत ही नरम लेयर होता है जिसको डेंटिन लेयर कहते हैं, उसको इन्वॉल्व है, या जो हमारे को रक्तस्राव मतलब देता है, पल्प जिसको हम कहते हैं, वहां तक इन्वॉल्वमेंट है। डिपेंडिंग अपॉन इट ट्रीटमेंट होगा। तो बेहतरीन रहेगा कि एक बार हम डेंटिस्ट को दिखा दें, ताकि जो भी प्रिकॉशनरी है, वो चाहे फिलिंग से, वो चाहे रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो भी है वो किया जाएगा।
जी, अब बिल्कुल, और डेंटिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। आप खुद डॉक्टर ना बने, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक मेडिकल एडवाइस बहुत जरूरी होती है। साथ ही हमें मैसेज आया है ईशा और ममता का सहारनपुर से, जो ये जानना चाह रही है कि मैम मेरी दाढ़ में बहुत दर्द होता है और कभी कभी खाया भी नहीं जाता और मुझे दवाई लेनी पड़ती है, कोई घरेलू उपाय अगर आप बता सके तो। जी, कोई चीजें होती है, अब सड़क टूटी है तो उसको तो बनाना ही पड़ेगा, तो उसमें हम ऐसे घरेलू उपाय में तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है, डेंटल फ्लॉस यूज करना बहुत जरूरी है, और साथ में जीभ का क्लीन करना बहुत जरूरी है। ये तो एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हो गए। बट अगर बहुत दर्द हो रहा है, बार बार दवाई लेने की जरूरत पड़ रही है, तो उसको एक बार एक्सरे वगैरह करके देखा जाएगा और फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। जी, और इसी के साथ ही हमें एक और मैसेज है प्रिया का, जो कह रही है कि मेरी बेटी की उम्र 13 साल है और उसके परमानेंट टीथ में वाइट से स्क्रैच बने हुए हैं और छोटे छोटे होल्स भी हैं, उसी की वजह से वो कुछ खा नहीं पाती है और दांत भी उसके बहुत पीले नजर आते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो अगर हम बहुत हार्ड ब्रश यूज करते हैं तो वो भी ऊपर की लेयर को जैसे जैसे घिसते जाएगा, वो नीचे का येलो लेयर जिसको डेंटिन कहते हैं वो एक्सपोज होना शुरू होता है। जी। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ऑलरेडी मिनरलाइजेशन, जैसे हम कहते हैं कि ईंटों के ऊपर सीमेंट लगाया, उसकी परत बहुत पतली होगी तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। तो जब दांत बन रहे होते हैं, जिसको फॉर्मेटिव स्टेज में हम कहते हैं, अगर वो मिनरलाइजेशन नहीं है, वो सीमेंट की जो लेयर हम बोलते हैं जिसको, वो मिनरल्स कम होंगे, वो चाहे किसी भी डेफिशिएंसी से हो सकते हैं या ड्यूरिंग फॉर्मेटिव स्टेज में हो सकते हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से उसमें दिख रहा है कि येलो येलो धब्बे या ब्लैक वाइट कलर के जो उनको पैचेस नजर आ रहे हैं। तो इसका बेस्ट तरीका है कि फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट को यूज करें, और फिर भी अगर बहुत ज्यादा है, आगे के दांत में है, तो डेंटिस्ट को दिखा के उसके ऊपर एक विनियरिंग का लेयर लगा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता जिन्होंने अपने मैसेजेस भेजे, अपनी समस्या रखी है डॉक्टर साहिबा के सामने, वो उनको अपने जवाब मिल गए होंगे। हमारे और श्रोता जो ये कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, वो अपनी क्वेरीज, वो अपनी समस्याएं हमें लिख सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। 9868107070 हमारा नंबर है। डॉक्टर सुनीता गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, नई दिल्ली से हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने कुछ तो प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन बताया जो अभी समस्या सामने आई, लेकिन मैं एक विस्तार से जानना चाहूंगी कि ये जो डेंटल कैविटी डिके होता है, ये किस कारण से हो जाता है? इसका सबसे कॉमनेस्ट है, बिकॉज एक जो हम कहते हैं कि डेंटल प्लाक या एक बहुत पतली सी लेयर बनती दांतों के ऊपर, वो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो सलाइवा जो हमारे मुंह के अंदर होता है, दूसरा कि जो हमारा खाना पीने का जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका होना, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है वो जो बैक्टीरिया है। और जैसे हम कुछ खाते हैं उसके 4 मिनट के अंदर अंदर ये लेयर दांतों के ऊपर बन जाता है। अगर हम फॉर एग्जांपल चाय पी ली, कॉफी पी ली हमने, कुछ मिठाई खा ली हमने, कोई चिप्स खा ली हमने, बर्गर खा लिया, उसके बाद अगर हम कुल्ला नहीं करते हैं, कुल्ला करने का मतलब ये नहीं कि आपको जाके बाथरूम में ही जाके कुल्ला करना है और उसको थूकना है। इसका मतलब है कि पानी का सिप ले लीजिए, उसको मुंह में घुमा लीजिए और पानी पी लीजिए। अच्छा। तो दैट विल प्रिवेंट कि ताकि उसके ऊपर वो चिपके ना, क्योंकि कोई भी चीज जब चिपकनी शुरू कर जाती है, एक पेलिकल सा बनता है, बहुत छोटा सा कण होता है, लेकिन उसमें इतने सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है ये धीरे धीरे दांतों के ऊपर एसिड रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और ये एसिड जो है वो धीरे धीरे दांत को खोखला करना शुरू कर देता है, और तब हम कहते हैं कि ये कैविटी हो गई है। ये बहुत अच्छी बात आपने एक बताई कि ऐसा जरूरी नहीं, जैसे कहा जाता है सोने से पहले ब्रश कीजिए और सुबह ब्रश कीजिए, 2 बार तो ब्रश कीजिए, लेकिन दिन भर हम लोग ऑफिस में रहते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उसके बाद भी जरूरी है कि आप एक दांतों से एक कुल्ला ना भी आप कह रही हैं कि वॉशरूम में जाके, लेकिन आप उसको मुंह से घुमा के और पी लिया जाए पानी, तो भी काफी इसमें आराम मिल सकता है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जैसे ये कैविटीज या डिके होता है, इसकी शुरुआती क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले तो ये लगता है कि हमें कुछ कुछ धब्बे नजर आएंगे, व्हाइट कलर के धब्बे नजर आएंगे। फिर एक जैसे सलाइवा के अंदर फेरिक एसिड होता है, फेरिक होता है जो आयन होता है, और ये जो बैक्टीरिया होता है उसमें सल्फाइड्स होते हैं। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो जहां जहां वो
एसिड ने रिएक्ट किया होता है वहां पे एक डार्क ब्लैक कलर की लाइन नजर आनी शुरू हो जाती है अच्छा। ग्रूव्स के अंदर। जैसे कोई थोड़ा सा खड्डा होता है उसके अंदर जैसे आपको नजर आने लग जाएगा उस तरह से। तो वो सबसे शुरुआत के लक्षण है। उसके साथ में कई बार होता है कि हमें थोड़ी सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है। पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि अगर गम्स के आसपास भी अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो ब्लीडिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है जब हमें सेंसिटिव होना शुरू होता है हम उस चीज को खाना बंद कर देते हैं उस साइड से, दूसरी साइड यूज करना शुरू कर देंगे। खाना फंसता है तब भी हम उस तरफ नहीं खाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होता है जैसे अगर हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड हमारे राइट हैंड से वीक होता है बिकॉज हम उसको कम इस्तेमाल करते हैं। ग्रेजुअली वो जो जितने दांत हैं उस साइड के जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे वीक होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर और परत बनती जाएगी जिसको हम प्लाक बोलते हैं, वो और कैल्सिफाई और पथरीली बनती जाएगी जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं उसके बाद में। तो ये सबसे पहले ग्रेजुअली जैसे जैसे डीप हो जाएगा उसके बाद ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ठंडा लगेगा। आप कोई भी ठंडा पानी पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक लेंगे कुछ लेंगे तो आपको एकदम दांत में लगेगा। आइसक्रीम खाएंगे तो आपको एकदम ठंडा लगेगा आपको। वो सबसे शुरुआत के लक्षण है। ग्रेजुअली जब और डीप हो जाएगा फिर गर्म भी लगना शुरू हो जाएगा। वो और भी उसके आगे का जो स्टेप है। अच्छा। फिर भी अगर हम नहीं उसको ट्रीट करते हैं तो उसके बाद में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। मुंह में से दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी और फिर धीरे धीरे वो एब्सेस बन जाता है और वो पस निकलनी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो ये जैसे कई बार ये आम देखा जाता है कि ब्रश करते हैं तो थोड़ा खून आता है जी। तो ये भी इसी का साइन होता है डॉक्टर साहब? एक प्लाक तो फॉर्म बनता ही है उसमें और वो जब लेयर जब गम्स के आसपास बनता है तो गम्स के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कैविटी में क्या होता है कि वो दांत के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जब भी जिंजिवाइटिस जिसको बोला जाता है जिसमें से ब्लड निकलता है गम्स में से वो गम्स के आसपास का लेयर है वहां से बैक्टीरिया बनते हैं और वो इन्फ्लेमेशन करते हैं, वो सोजिश कर देते हैं गम्स के अंदर और वो ब्लीड करना शुरू कर देता है। वो नेचुरल फिनोमिनन होता है। ठीक है। तो जरा सा भी अगर आपको बदलाव लगता है रंग में अपने दांत का तो सबसे पहले डेंटिस्ट को दिखाएं। और राधा मैं ये कहूंगी कि हम प्रिवेंटिव करें। जब भी बच्चा पैदा होता है उसके 6 महीने के अंदर उसका दांत निकलता है लेकिन हम कभी भी उस बच्चे का कोई क्लीन कपड़ा लेके मलमल का कपड़ा लेके हम कभी भी दांत साफ नहीं करते हैं। माँ दूध भी पिला देती है उसको फिर भी हम क्लीन नहीं करते। वो चाहे फिर 9 महीने का हो 1 साल का हो 2 साल का तब तक भी कई बार ब्रश नहीं करवाते हैं। ये दांत एक ऐसी चीज है, पेट में मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही, कान के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही, मुझे नहीं पता चलेगा। पर दांत में एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो हमें दिखता है और इसको हम प्रिवेंटिव करके लाइफ लॉन्ग इसको हम अपने साथ में हमारे साथ ये रह सकते हैं, साथ दे सकते हैं। सही बोला आपने। और डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि ओरल हेल्थ से हमारी ओवरऑल हेल्थ भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो अगर आप ओरल हाइजीन रखेंगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर रेडियो डॉक्टर और हम आपके साथ हैं और हमारे साथ हैं आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस जो मैं अब पढ़ने वाली हूँ। ये सैयद दानिश जी का सवाल है। ये पूछते हैं कि अंदर दांतों को कैसे साफ करें क्योंकि कहीं पर भी ब्रश ठीक से नहीं पहुंचता, हर जगह पर अंदर की साइड पर ब्रश ठीक से नहीं पहुंचता और अक्सर मुझे पानी भी बहुत लगता है। तो बेस्ट पेस्ट कौन सा है और बेस्ट टूथब्रश करने का तरीका कौन सा है ये वो जानना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सॉफ्ट ब्रश लेना चाहिए और अगर आप ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं तो उस ब्रश को करीब 2 मिनट 3 मिनट पहले पानी में भिगो के रख लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब भी हम ब्रश करते हैं तो उसका जो हेड साइज है, जो ब्रश का हैंडल और उसके ऊपर जो हेड जहां ब्रिसल्स लगे होते हैं वो बहुत बड़ा ना हो, मीडियम या छोटा हो ताकि वो आपका आखिरी दांत तक को जा पाए और वहां पे क्लीन कर पाए। और जो साइड की जो परतें हैं उसको क्लीन करने के लिए डेंटल फ्लॉस यूज करना पड़ेगा जो एक धागे की तरह होता है। 2 लेयर्स के बीच में दांतों के बीच में जाना होता है और ग्रेजुअली उसको निकालोगे तो तभी जो दांतों के बीच में जो कचरा फंसता है, क्योंकि 2 लेयर्स तो क्लीन हो जाएंगी आपकी ब्रश से पर जो बीच का एरिया है वो क्लीन नहीं होता। जैसे 2 घरों के बीच की जगह है वो कैसे क्लीन होगी, वो तो ऊपर से जो कुछ नीचे आएगा तभी होगा। तो वो डेंटल फ्लॉस से क्लीन हो जाएगा फिर आपका। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू क्लीन टंग। अपनी जीभ
हमेशा क्लीन करें, ब्रश लेके उसको यूज करना होता है। कभी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स नहीं देना है जब ब्रश कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन में हम करना चाहिए, ताकि जो वीकेस्ट एरिया है गम्स के पास दांतों का, वो कटता नहीं है। जितना आप हॉरिजॉन्टली करेंगे, आड़ा ब्रश करते जाएंगे, जोर जोर से करेंगे, दबा के करेंगे, वो कट जाएगा और फिर सेंसिटिव होना शुरू हो जाएगा और वहीं पे कीड़ा लगता है सबसे पहले और मसूड़ों में प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। बच्चों से जुड़ा हुआ भी एक और सवाल आया है हमारे पास। ये कामत का है दिल्ली से, जो जानना चाहते हैं कि 6 साल का उनका बेटा है और वो ये जानना चाहते हैं कि वो कीड़े लगने के बाद उसके जो दाढ़ है जो टूट गई है, क्या वो दोबारा आ सकती है? क्योंकि 6 साल में जो दाढ़ आती है वो नॉर्मली परमानेंट टूथ होता है, जो फर्स्ट मोलर होता है वो इरप्ट हो गया होता है। और सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट जो कीड़ा लगता है वो इसी दाढ़ में लगता है, जो हमारी पूरा लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चल सकता है। दांत एक सिर्फ चबाने के लिए काम नहीं आता है, एक मुस्कुराहट के लिए काम नहीं आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये एक ग्रोथ भी देता है बोन को, बिकॉज स्टिमुलेट करता है। तो जब ये इस तरह की कह रहे हैं कि टूट गया है और दोबारा आएगा नहीं आएगा, वो एक्चुअली डेंटिस्ट देखेंगे। बट कोशिश करें कि हमेशा प्रिवेंटिवली जाएं हम, ताकि कोई भी कैविटी होने से पहले अगर थोड़े डीप ग्रूव्स हैं तो उसको हम पहले से ही एक लेयर लगा देते, जिसको हम वार्निश कहते हैं, और फ्लोराइड बेस्ड होता है वो, उससे फिर आगे कैविटीज नहीं होती हैं अगर डीप ग्रूव्स होते हैं। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है इनका। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 बार अपने बच्चे को ब्रश करवाएं। नॉर्मली 3 साल से 6 साल का अगर बच्चा है तो उसको हम रेकमेंड करते हैं मटर के दाने जितना टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। और जब वो टूथपेस्ट है, फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट है, वो ब्रिसल्स के अंदर हो, क्योंकि सबसे ऊपर ही लगा के छोड़ दोगे आप तो बच्चा नॉर्मली पहले थूक में ही निकल जाएगा, वो निकल जाएगा या अंदर पेट में ले लेगा। अगर उसको ब्रिसल्स के अंदर प्रॉपरली डालेंगे हम मटर के दाने जितना, 3 साल से 6 साल का बच्चा है तो उसमें नॉर्मली, या 2 से 3 साल का बच्चा है तो एक नॉर्मली चावल के दाने जितना टूथपेस्ट यूज करें और उतना ही एक स्मियर करके उसको और बच्चे को ब्रश करें, खुद ही करवाएं अगर वो नहीं कर पा रहा है तो। 2 बार ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है करना, और सिखाना कि कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद कुल्ला करना जरूरी है। मैम, हमसे ये जानना चाहते हैं रंजन लाल जी, जिनकी उम्र है 50 वर्ष, और वो कह रहे हैं कि मेरे नीचे के जो दांत हैं वो दातुन करने से काफी खुल गए हैं, तो क्या उनके अंदर मसाला भरवाने से यानी कैविटी फिल करवाने से ये दोबारा से सही हो सकते हैं? नॉर्मली इस तरह से वो नहीं, क्योंकि टिकेगा नहीं वो वहां पर, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई कैप लगाई जाए या कुछ वीनियर्स लगाए जाएंगे। और कोई भी चीज हम कहते हैं, सॉफ्ट ब्रश भी हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि दांतुन की जो ब्रिसल्स हैं बहुत हार्ड होते हैं। तो पहले तो बहुत कोमल नीम मिल जाया करती थी, और शायद वो टाइम था जब ओरिजिनल नीम मिलती थी और बहुत कोमल डंठलियां हम यूज किया करते थे। अब बहुत हार्ड होती हैं उसको चबाने के बाद भी, लेकिन उतना ही दांत की परत घिस जाती है, कोई भी चीज़ बहुत हार्ड होती है। तो रेकमेंडेड तो यही है कि सॉफ्ट ब्रश यूज करें और एक बार दिखा दें डेंटिस्ट को, पर नॉर्मली इस तरह की फिलिंग्स टिकती नहीं है, भरने से नहीं टिकेंगी है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी प्रश्न हमारे श्रोताओं के आपने लिए, मेरा भी एक प्रश्न है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इस तरह के सिम्टम्स जो आपने बताए थे कि दर्द हो रहा है या कालापन आ गया है दांतों में, तो किसी को लगता है तो वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो किस तरह से आप इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, पहचान कैसे होती है कि सच में कैविटी की प्रॉब्लम है कि कोई और प्रॉब्लम है? बिल्कुल, एक तो हम विजुअली देख लेते हैं कि उसके अंदर कितना हमें दिख रहा है। जैसे हम पहले बात करी कि ब्लैक लाइंस हैं, ग्रूव्स कितने डीप हैं, तो वो इंस्पेक्शन एक हम प्रोब मिरर से करते हैं, जो एक छोटा सा शीशा होता है और साथ में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आजकल और भी नई टेक्निक्स आ गई हैं जो यूज की जाती हैं। और दूसरा होता है हम जैसे एक्सरेज, और थोड़ा डीप होता है तो हम एक्सरेज ले लेते हैं। फिर भी अगर लगता है हमें कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, बिकॉज कई बार क्या होता है कोई चावल में या दाल में कंकड़ भी अगर आएगा तो वो एक कंसंट्रेटेड फोर्स डिसिपेट करता है और दांत फ्रैक्चर हो जाता है। उसमें भी पेन बहुत रहता है, आप दांत के ऊपर दांत नहीं लगा सकते उसमें। तो वो पेन जब होता है तो वो भी देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया दांत। तो ये कुछ एड्स हैं जो हम यूज करते हैं। आजकल कुछ डाइज आ गई हैं जिसको हम इंजेक्ट करके भी देख लेते हैं कि कैविटी है कि नहीं है। जी। और एक बार ये पता लग गया कि क्या प्रॉब्लम है दांत की टेस्ट करने से, तो किस तरह का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, उपचार पद्धति क्या होती है? सबसे बेस्ट तो
होता है कि अगर 2 साल से कम बच्चा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम देख लेते हैं कि उसमें अगर बहुत लग रहा है कि उसके दांतों की बनावट ही ऐसी है जिसमें बहुत डीप है, तो हम उसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं ताकि उसमें खाना ना फंसे। सिमिलरली एडल्ट्स में भी ऐसे ही किया जाता है। जब हम एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, डीप ग्रूव जहां भी लगते हैं हम उसको फिल कर देते हैं। सेकेंडली, जैसे अगर और डीपर हो गया तो कई सारे आजकल तो टूथ कलर के ही रेस्टोरेटिव मटेरियल्स हैं, फिलिंग मटेरियल्स हैं जिसको हम लगाते हैं। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में फ्लोराइड बेस्ड हम वार्निशेस लगा देते हैं ताकि कैविटी ना बने। जो हम कहते हैं प्लाक लेयर बन जाता है, जब वार्निश का यूज करने लगते हैं, फ्लोराइड कंटेंट हाई होता है तो वो चिपकता नहीं है दांतों के ऊपर। बैक्टीरिया नहीं बनेंगे तो बैक्टीरिया नहीं बनेगा तो आगे दांत डिके नहीं होंगे। तो वो एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है साथ में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगर जब और भी डीप हो गया तो फिर हम रूट कैनाल करते हैं जिसमें हम अंदर से नर्व को निकाल देते हैं और प्लास्टिक मटीरियल एक भर के उसको फिर हम फिलिंग कर देते हैं, जिसको रूट कैनाल करके फिर उसके ऊपर एक कैप दे देते हैं ताकि वो दांत, डिहाइड्रेटेड दांत फ्रैक्चर ना हो। तो जैसे आपने फिलिंग की, आपने बताया कैविटी में, चाहे छोटी है कैविटी बड़ी है तो फिलिंग कर दी, तो कितनी फ्रीक्वेंसी में उसको चेक कराना चाहिए? नॉर्मली 1 in 6 months, बिकॉज अगर हाई केरीज इंडेक्स है तो हम थोड़ा फ्रीक्वेंटली भी बुला लेते हैं, बट अगर नहीं तो 1 in 6 months एक बार, क्योंकि कई बार होता है जहाँ फिलिंग की होती है उसकी अगर सर्फेसिस क्लीन नहीं होती, स्मूथ नहीं होगी, तो उसके आसपास भी बेसिकली क्या चाहिए कीटाणु को, तो कुछ खाने पीने को चाहिए। और जब खाने पीने को तो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ एसिड बना देंगे। तो जहाँ फिलिंग भी की होती है उसके आसपास भी आमतौर पे देखा जाता है, जैसे क्राउन्स होते हैं, कहते हैं कि भैया पता ही नहीं चला, ऊपर का तो हमने वो लगा लिया, ब्रिज लगा लिया था, नीचे दांत ही नहीं बचा। तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि अंदर का पूरा खुरदता गया, पूरा वो जो बैक्टीरिया जितने बने, एसिड बना और पूरे दांत को खोखला करते जाता है। तो वो एक चेकअप अगर करवाते रहेंगे तो फिर हमारे दांत भी तंदुरुस्त। और इनफैक्ट दूसरी बात मैं और शालिनी मैम आपको बताना चाहूंगी कि अगर हमारा हाइजीन अच्छा होगा तो डायबिटीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, प्रेगनेंसी के अंदर लो टर्म बेबीज हैं, जो हम कहते हैं कि बच्चा कम वेट का हुआ या और, तो वो सारी चीजें नहीं होती हैं, बिकॉज यही कीटाणु जो हैं वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में चले जाते हैं। और अक्सर ये भी देखा गया, जैसे आपने पहले सवाल पूछा था कि जैसे ब्लीडिंग हो जाती है, डायबिटिक पेशेंट्स में अगर ब्लीडिंग होती है आमतौर पे ज्यादा होती है उसमें, क्योंकि फफूंद का इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनका सलाइवा भी कम बनता है जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इन केसेस के अंदर डायबिटीज भी कंट्रोल नहीं होती है, जिसमें मसूड़ों की प्रॉब्लम होगी, पायरिया की शिकायत होगी। अगर आपका हाइजीन अच्छा होगा तो आपकी जो मेडिसिन हैं वो भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आपने बिल्कुल, तो ये प्रिवेंट हो जाता है उससे। अच्छा, जैसे एक चीज बताइए आपने कि एवरी 6 months अगर कोई आपने फिलिंग कराई है तो आप चेक करा लें डेंटिस्ट के पास जाके। एक नॉर्मल पर्सन है जिसके टीथ हेल्दी हैं, उसे कोई समस्या नहीं है, उसे कितनी फ्रीक्वेंसी में जाकर अपना वंस इन अ ईयर इज ऑल्सो ओके, बिकॉज एक बार 6 महीने में जाके दिखाएंगे तो डॉक्टर अपने आप बोल देंगे कि आप अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, ब्रशिंग अच्छे कर रहे हैं, आप फ्लॉस कर रहे हो, आप अपनी जीभ क्लीन कर रहे हो, उंगली लेके मसूड़ों पे मालिश कर रहे हो। इट टेक्स अ मिनट। आपको पुराने जमाने में क्या करते थे ऋषि मुनि, उंगली लेके, मतलब दे वुड कुछ भी यूज करने के बाद में उंगली लेके अच्छे से मसूड़ों पे और दांतों के ऊपर घिस देते थे उंगली, एंड दैट सर्कुलेशन बढ़ जाती है, प्लाक हट जाता है। दिखाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हमें डॉक्टर ही बता पाएगा कि हाँ हमारे जो दांत हैं वो ठीक है। ये एक सर्टिफिकेट चाहना बहुत मुझे लगता है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ सब ठीक चल रहा है, और बहुत जल्दी अगर आप पकड़ लेते हो तो उसका फिर इलाज भी उतना ही आसान होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारी बातें अभी करनी है अपने श्रोताओं से। फिर से एक बार हम ये गुजारिश करेंगे कि हमें मैसेज करें व्हाट्सएप नंबर पर। आपकी कोई भी समस्या है डेंटल कैविटीज एंड डीके से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए 9868107070 पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी बिल्कुल, वापस है आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर का प्रोग्राम। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता और हमारे साथ हैं शालिनी मित्तल, और जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है डेंटल कैविटी, जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है। और बहुत सारे मैसेजेस हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच पहले तो मैसेज करने के लिए। और दूसरी बात, आपके मैसेजेस मैं बहुत जल्दी पढ़ने वाली हूँ और मैम उनका जवाब देने वाली है। आगे के दांतों के निचले भाग में दरार यानी खोखलापन है तो क्या करें, और दांतों में ठंडा गर्म लगने का कोई उपाय आप बताएं। इसके लिए क्या कोई विशेष
विशेष टूथपेस्ट आता है ये भी बताएं। मनोहर लाल गांधी, चाणक्य चौक, गाजियाबाद से ये पूछ रहे हैं। मनोहर लाल जी, एक तो फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट होना चाहिए, और नॉर्मली जो बहुत इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं, नेशनल ब्रांड्स होते हैं, उसमें लिखा होता है फ्लोराइड वाले बेस्ड टूथपेस्ट हैं, तो उसका यूज करना चाहिए। खोखलेपन के लिए डेंटिस्ट को दिखा दीजिएगा एक बार, और अगर फिलिंग हो सकेगी तो फिलिंग करवा लीजिएगा, तो आपकी सेंसिटिविटी भी खत्म हो जाएगी उससे। रेखा महाजन हमसे कह रही हैं कि क्या दांत सफेद किए जा सकते हैं? एंड थैंक्स डॉक्टर सुनीता फॉर द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल दांत सफेद किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, प्रोवाइडेड आप टबैको का यूज नहीं कर रहे हैं, बट नॉनदलेस उसके लिए भी बहुत सारे हम ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसमें सफ़ेद किए जा सकते हैं। बट एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि वाइटनिंग बेस्ड टूथपेस्ट जो हैं उसको रिफ्रेन करें, उसको ना यूज़ करिए, क्योंकि उससे सेंसिटिविटी और बढ़ जाएगी, दांत भी पतले हो जाएंगे और एक और सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपको। तो बेस्ट एक बार डॉक्टर को दिखा के अपनी राय ले लीजिएगा। रेखा महाजन जी। मोहम्मद इब्राहिम हमें श्रीनगर से कह रहे हैं कि क्या न्यू बॉर्न बेबीज का भी डेंटिस्ट्री चेकअप होना चाहिए और कितना रिपीटेडली होना चाहिए? मोहम्मद इब्राहिम जी, नॉर्मली एक नियोनेटल टीथ होता है जो बच्चे पैदा ही होते दांतों के साथ में, और वो बहुत हिलते डुलते दांत मसूड़ों के अंदर रहते हैं, और उसमें वो माँ का वो उस वक्त में दूध भी नहीं पी पाते वो बच्चे, तब हमें जरूरत पड़ती है पहले डेंटिस्ट को दिखाने की। पर जैसे ही दांत निकलते हैं उसके बाद हम नॉर्मली प्राइमरी टीथ निकल आते हैं, तो 1.25 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जाके दिखा देना चाहिए जी। और आगे हमें मैसेज आया है ओम खंडेलवाल का, उज्जैन से, जो कह रहे हैं कि मेरे आगे के दांतों में बार बार ब्लैकनेस आ जाती है, और ये पानी का इफेक्ट हो सकता है, और इसे साफ करने के बाद ये फिर से ठीक से सफाई नहीं होती है और वापस से ये ब्लैकनेस आ जाती है, और मेरे दांत भी हल्के पतले होते जा रहे हैं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार देखिएगा कि ब्रश कैसे कर रहे हैं आप, क्योंकि नॉर्मली आगे के जो नीचे के दांत है उसमें नीचे से ऊपर ब्रश करना होता है, और ये सलाइवा से होता है, पानी से नहीं होंगे ये स्टेन्स। सेकेंडली स्मोकिंग से हो सकते हैं, थर्डली हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कॉफी पी रहे हैं तब हो सकता है, और कई बार होता है कि हम सप्लीमेंट्स लेते हैं आयरन की, तब भी दांत वहां उस एरिया में ब्लैकिश पिगमेंटेशन हो जाती है। बट एक बार प्रॉपर्ली क्लीन करवा के डेंटिस्ट से सीख लीजिएगा कि कैसे आपको ब्रश करना है, एंड आई थिंक उसके बाद फिर नहीं होगा। और कुछ भी खाते पीते हैं तो एक बार कुल्ला जरूर कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी बोला चाय ज्यादा पीते हैं या ठीक से ब्रश नहीं करते हैं तो उसके कारण भी ये कालापन हो सकता है, तो क्या कुछ ऐसे खाने में ऐसी चीजें हो सकती हैं, खाने में, पीने में, ड्रिंक्स में, जो कैविटीज बनाती हूँ? बिल्कुल, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं हमारे, जितने भी हाई कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसके अंदर स्टार्ची फूड्स हैं, बिकॉज वो बहुत जल्दी कार्बोहाइड्रेट्स और बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करके, और वो फटाफट उसमें, अब जैसे आप नॉर्मली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं अलग अलग तरह के, जो हम कहते हैं कि आजकल बहुत एडिक्शन हो जाता है, बर्गर है तो उसके साथ पीना है, तो वो ऑलरेडी उसका पीएच लेवल एसिडिक है। अब कोई भी चीज एसिडिक है, वो ऑलरेडी इतना, हमारा जो एनिमल लेयर हमारी बोन से भी स्ट्रांग है, तो उसके ऊपर जैसे वो असर करता है तो उसको और थिन कर देता है, उसको और पोरस कर देता है, छेद बना देगा उसके ऊपर। जब छेद बन गए तो इजीली उसके अंदर कीटाणु जाके अपना घर बना सकते हैं, तो वो और भी ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बहुत फाइब्रस फूड लें, एप्पल जरूर खाएं फॉर एग्जाम्पल, अमरूद लें, खीरा लें, और छोटे बच्चे अगर हैं तो उनको आदत डालिए थोड़ी चीज खाने की, बिकॉज चीज में एक प्रोटीन होता है जिसको केजीन कहते हैं, और जब वो बच्चा टिफिन में डाल दिया, छोटा सा पीस डाल दिया उसका, तो खाना खाने के बाद अगर जब भी अपना वो टिफिन खा लेगा, उसके बाद जब भी वो ले लेगा, चीज ले लेगा, तो वो जो केजीन है, प्रोटीन पार्टिकल है, वो एक लेयर बना देता है टूथ के ऊपर, और जो हम प्लाक की लेयर बात कर रहे थे, जो एक पतली लेयर बन जाती दांतों के ऊपर, वो प्रिवेंट कर देता है, तो उसमें भी कैविटी नहीं होती है वो फिर। अच्छा, दैट ऑल्सो हेल्प्स। और कुछ ऐसे लाइफस्टाइल की भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण ये कैविटीज और डीके ज्यादा होता है? बिल्कुल, बिकॉज स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टबैको च्यूइंग है, ये सारी चीजें एक, मतलब घर में भी देखो ना, अगर कहीं कहीं कचरा पड़ा रहेगा तो वो और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसको हम साफ नहीं करते हैं, तो इसमें से तो करीब 236 केमिकल्स निकलते हैं जब आप स्मोक करते हैं, जब आप च्यू करते हैं, तो ये सारे केमिकल्स बेसिकली वो दांतों के ऊपर एक परत बना देते हैं, और वो फिर आगे धीरे धीरे वो आपके गम्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, आपके कैविटीज भी इंड्यूस कर देते हैं, देन
ग्रेजुअली और डीपर होके उसमें फिर दांत भी हिलने शुरू हो जाते हैं, गिरने लग जाता है, तो अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हो ओरल जाते हेल्थ के लिए जरूरी है लाइफस्टाइल भी सही हो और बिल्कुल। हमारा खान पान भी सही हो। बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब ये भी बताइए, जैसे मैं ओल्ड एज की बात कर रही हूँ, बढ़ती उम्र में जब हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, कोई ना कोई दवाई कोमोर्बिडिटीज होती हैं, Correct. तो दवाइयाँ चल रही होती हैं बिल्कुल। और वो भी लॉन्ग टर्म हाँ, दवाइयाँ होती हैं, बिल्कुल। बीपी की है, थायराइड की है, Correct. चाहे शुगर की है, तो उस केस में क्या वो दवाइयाँ जो हैं वो इम्पैक्ट करती हैं क्या हमारे ओरल हेल्थ को? बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने शालिनी मैम क्वेश्चन पोज किया है। आजकल अगर 60% अगर डायबिटिक हैं पेशेंट्स या फिर हाइपरटेंशन की मेडिसिन लेते हैं, तो उन केसेस के अंदर सलाइवा कम बनता है। अच्छा, टू एन एक्सटेंट कोई जो साइकाट्रिक ट्रीटमेंट ले रहा है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स पे कोई डिप्रेशन की ट्रीटमेंट ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, उनके अंदर भी सलाइवा कम बनेगा। ऐसे केसेस के अंदर कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें पेशेंट को डायलेट इन सोडियम ताकि उनको बार बार फिट ना आए फॉर एग्जाम्पल। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो डायरेक्ट इफेक्ट ओरल कैविटी में होता है, और अगर हम ओरल कैविटी ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। टू एन एक्सटेंट के जब प्रेगनेंसी में, आजकल तो ये भी हो गया है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भी पेशेंट्स आके अपना ओरल हाइजीन ठीक करवाते हैं, बिकॉज हार्मोन चेंजेस होने की वजह से भी ब्लीडिंग की समस्या वगैरह बढ़ जाती है। और हमारा ओल्ड ट्रेडिशन है वो पंजीरी खिलाना, मीठा खिलाना, और वो खा के फिर ब्रश नहीं करना, कई जगह तो ब्रश भी नहीं कराया जाता है 40 दिन तक। बिल्कुल, तो वो रादर इतना मेस्ड अप हो जाता है बिकॉज वो उनका हाइजीन उसके बाद फिर ऑल द मोर। पर जैसे आप इन चीजों को अपना हाइजीन मेंटेन करना शुरू करेंगे, ब्रशिंग प्रॉपर कर देंगे, चेकअप्स करवा लेंगे, और रादर डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको हाइपरटेंशन है, और पिछले दिनों जो कोविड का टाइम था तो एंटी एलर्जिक इतना कॉमन था, तो उसमें भी क्योंकि एंटी एलर्जिक जब हम लेते हैं तो उससे भी मुंह में ड्राइनेस हो जाती है, तो ये कुछ मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। और इसी वजह से एक रूटीन चेक अगर हो जाए हमारा तो ये सारी चीजों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कुछ सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं क्या? जैसे अगर हमें लगता है कि दांतों को और हम बेहतर बनाने के लिए बच्चों को शुरू से कोई सप्लीमेंट्स दें, उस तरह की कोई चीज की जा सकती है? Normally आप मतलब क्या बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, मतलब फॉर्मेटिव स्टेज में तो ठीक है, जब हम कहते हैं कि विटामिन D3 होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा धूप में खेलते भी नहीं है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्स में भी D3 डेफिशिएंसी होती है, तो वो उसमें मिनरल्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और मिनरल्स होते हैं, तो वो हेल्प करता है फॉर्मेटिव स्टेज के अंदर। बच्चा जब बढ़ रहा है तो बोन्स के लिए भी जरूरी है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट उस वक्त देने से इम्पोर्टेंट है जब तक उसके परमानेंट दांत, दूध के दांत गिर के परमानेंट दांत बन रहे हैं, दैट हेल्प्स, उसमें हेल्प करता है वो। एंड अगर बच्चे का न्यूट्रिशन प्रॉपर है, कैल्शियम कंटेंट प्रॉपर ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, फ्रूट्स ले रहा है, सब कुछ बैलेंस डाइट है, तो फिर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हाँ जी। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हमारे श्रोताओं के मैसेजेस का इंतजार। डेंटल कैविटीज एंड डीके पर आप अपने समस्याओं का समाधान यहाँ पा सकते हैं रेडियो डॉक्टर में। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज का विषय डेंटल कैविटीज एंड डीके। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हो गई हैं, समय अब ज्यादा नहीं बचा है, हमारे श्रोता भी हमें मैसेज कर रहे हैं, हम वो भी लेंगे। ये बताइए कि अगर ये डेंटल कैविटीज और डीके हो गया और उसको किसी ने नजरअंदाज किया, ये ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो क्या ये सीरियस भी हो सकता है, फीटल भी हो सकता है? ऐसा चांसेस आपने देखे हैं कभी? बिल्कुल, हमने देखे हुए हैं जी। और मतलब तो बहुत एक सामान्य से, अगर जैसे नाली बंद हो गई है और अगर हम उसको नहीं खोलते हैं तो ग्रेजुअली सब कुछ जगह, तो इसमें अगर इन्फेक्शन अगर हम नहीं कंट्रोल करते हैं तो ये इन्फेक्शन नीचे अंदर बोन्स में चले जाता है, जो जॉ बोन्स होती है, क्योंकि दांत तो हड्डी के अंदर है। जी जी। फिर भी हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो उसके बाद वो बोन्स, वो पस कहीं ना कहीं से तो निकलने की कोशिश करेगी और वो छेद कर देगी एक वहां पर। फिर भी हम उसको नहीं निग्लेक्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर बोन को खोखले करती जाएगी, जिसको हम ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। और ग्रेजुअली ये पस, क्योंकि ब्लड सप्लाई तो पूरी बॉडी को मिल रहा है, तो वो वो जो पस एक बार अगर ब्लड में चले जाता है तो उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम, सेप्सिस तो हो ही जाता है, सूजन है, मुंह नहीं खुलना, बुखार आ जाना, और उसके साथ साथ कई बार दिल की बीमारी भी हो सकती है इसकी वजह से। ओरल कैंसर भी हो सकता है इसमें? ओरल कैंसर तभी होता है नॉर्मली जब हमारे
कुछ हमारे व्यसन इस तरह से हो, वो चाहे स्मोकिंग है, टबैको है, च्यूइंग है, पान मसाला अगर इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, उस केसेस में ओरल कैंसर का कोई एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर अदर देन कि कोई वायरस का इन्फेक्शन हो या उसकी वजह से अगर कैंसर हो रहा है तो अलग बात है, बट नॉर्मली एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है जिसमें कैंसर होने के लिए। तो समझदारी यही है कि आपको जरा सा भी तकलीफ की शुरुआत होती है, या जैसा मैडम ने शुरू में कहा कि प्रिवेंशन, सबसे ज्यादा तो प्रिवेंशन पर हमें ध्यान देना है कि हो ही ना। तो उसके लिए आपने बहुत सारे टिप्स भी दिए। हम चलते चलते एक बार आपसे और टिप्स लेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता बाद में भी जुड़ते हैं। मुझे लगता है कुछ मैसेजेस आ गए हैं, तो आरती हम कुछ मैसेजेस ले लें। जी बिल्कुल मैम, मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं और लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये सब जानने के लिए, जो जानकारी उनको मिल रही है। राकेश मुंबई से कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, अगर आधा दांत टूट गया है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? राकेश जी, अभी शालिनी मैम ने यही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है आपका बोन के अंदर। तो अगर तो ट्रीटेबल है तो उसको ट्रीट करवाना चाहिए, नहीं है तो उसको निकलवा के उसकी जगह उसका रिप्लेसमेंट करवाएं, इम्प्लांट करवाएं, कुछ भी, बट इट शुड नॉट बी केयर, बिकॉज कोई भी वो चीज जड़ें अंदर रहने से कीटाणुओं को एक घर मिल जाता है वहां पे बनने का। नेहा ये जानना चाह रहे हैं कि बेड ब्रेथ के लिए मुझे क्या करना चाहिए अगर दांतों में स्मेल है और स्मेल। नेहा, हेल्दी खाना खाओ, स्नैकिंग थोड़ी कम करो, 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है, जीभ क्लीन करो और अपना एक बार डेंटिस्ट को दिखा के अगर क्लीनिंग की जरूरत है तो वो करवा लेना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, टबैको नहीं यूज करना है, फ्रीक्वेंट सिपिंग ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट। साहिल खान हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि टूथब्रश चेंज करने का समय कब होना चाहिए, 2 से 3 महीने में, या हम ज्यादा चला सकते हैं? साहिल, अगर तो ब्रिसल्स उसके वोन ऑफ हो जाए, खुल जाते हैं, देखते हैं हम कई बार के साइड की जो लेयर्स होती है ब्रिसल की खुल जाती है और वो मसूड़ों के ऊपर बार बार वो एक तरह का घाव बनाने लग जाती है, अगर वैसा स्टेट है तो पहले ही चेंज होना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मली 3 मंथ्स चल जाते हैं टूथब्रश। मोहित दिल्ली से जानना चाहते हैं कि दातुन अच्छा है ब्रशिंग से, तो क्या हमें दातुन रिकमेंड कर सकते हैं आप, हम दातुन यूज करें? नहीं, बिकॉज उसमें नॉर्मली जब हम यूज करते हैं मोहित, दातुन यूज करेंगे तो वो एक ही लेयर क्लीन कर पाता है। इट कैन नॉट, वो क्रिवाइसिस के अंदर जो दांतों के बीच के लेयर्स हैं और ऊपर की जो बाकी के अंदर के लेयर्स है वो क्लीन नहीं होते हैं, तो वो निग्लेक्ट होने से फिर ग्रेजुअली और इन्फेक्शन दूसरी तरह के हो जाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल था मैडम कि हम कई बार जब दांतों के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, तो कुछ तो आज समझ में आया है थोड़ा सा, आपने जो कार्यक्रम में बताया, डेंटल कैविटी, डेंटल डिके, डेंटल कैरीज, डेंटल सेंसिटिविटी, ये बहुत आम यूज होते हैं, तो इनमें क्या सिमिलैरिटी है और कितना इंटर रिलेटेड है ये? जो पहले के आपने तीनों टर्म्स यूज किए हैं, डेंटल कैविटी, डेंटल डिके, कैरीज हैं, ये तो सब एक ही भाई बहन है। हाँ। अच्छा। लेकिन जब आपने सेंसिटिविटी कहा है तो सेंसिटिविटी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और सबसे कॉमनेस्ट रीजन जो आता है वो यही होता है जब हम हार्ड ब्रश यूज करते हैं, उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। राधा, मैं रेकमेंड करूंगी कि कोई जो अच्छी, जैसे इंडियन डेंटल एसोसिएशन या अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, उनमें ब्रशिंग करने का टेक्निक वीडियोस डले होते हैं, क्योंकि यहाँ से तो बताना बड़ा मुश्किल है आपको रेडियो से कि कैसे करना है, तो एक बार देखना बहुत जरूरी है कि राइट टेक्निक क्या है ब्रश यूज करने की, और वो बहुत इफेक्टिव होगी। अपने बच्चों को भी सिखाएं, घर में औरों को भी सिखाएंगे कैसे करना, डेंटल फ्लॉस कैसे यूज करना, और अगर किसी डेंटिस्ट के पास जाते तो आप अपना ब्रश ले जाइए, टेक योर ब्रश, टेक अ डेंटल फ्लॉस, और उनको बोलो सिखाएं हमें कैसे यूज करना है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार जब राइट टेक्निक हो जाएगी तो सेंसिटिविटी का सबसे कॉमनेस्ट रीजन वो होता है, और डेंटल डिके, कैविटी तो एक सेंसिटिविटी का सिम्टम है, बट इट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर कोई मैसेज इस बीच में आया हो तो आरती जरूर ले लो। बिल्कुल, हमारे पास मैसेज है मैम। जेबी सिंह नई दिल्ली से ये जानना चाह रहे हैं कि टूथ कैप की लाइफ कितनी होती है, और कई बार कैप खराब होने के बाद वह अंदर के दांत को लेकर निकल जाता है, और दोबारा कैप कब लगवाना चाहिए, ये सपोर्ट दांत नहीं बचता? दांत नहीं बचता तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो नीचे का सपोर्ट सिस्टम ही अगर खाया गया है, तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है रेगुलर चेकअप करवाने के लिए। इवन आपने कैप लगवा ली है फिर भी चेकअप करवाना ज़रूरी है, डॉक्टर्स एक्सरे वगैरह करके देख लेते हैं कि आसपास कहीं और तो नहीं हो रही है कैविटी। और डेंटल फ्लॉस यूज़ करिएगा, आजकल तो वाटर पिक भी आता है जो पानी के जैसे हम पाइप पौधों को देते हैं, इस तरह का एक डिवाइस भी आता है, उसको भी यूज करेंगे ब्रिज के नीचे जहां पे आपके परमानेंट आपने कैप वगैरह लगवाई है, तो वो वहां पे भी प्रॉपर्ली क्लीन होता है, बिकॉज ब्रिज के नीचे कैसे जाओगे अदरवाइज क्लीन करने का, तो वो भी एक है
डिवाइस। जी, साहिल खान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, और ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हैं जो कि आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि इतनी अहम जानकारी आप लेकर आई। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय कम बचा है, तो चलते चलते मैं ये चाहूंगी कि हमारे सभी श्रोताओं के लिए आप एक डेंटल केयर टिप्स जो आपने बीच बीच में कार्यक्रम में बताया है वो एक बार फिर से पुनः बता दें, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें आप पहले भी बता रही थी मुझे, ऑयल पुलिंग के बारे में भी आपने मुझे बताया था, तो वो भी श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे आप कह रहे हो शालिनी मैम कि प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहते हैं कि मुस्कुराहट एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल है। और 1 चम्मच 1.5 चम्मच, वो चाहे तिल का तेल ले लो या कोकोनट ऑयल ले लो, मुंह में डाल लीजिएगा, उसको 10 से 12 मिनट उसको मुंह में चलाइए आगे पीछे, और उसके बाद उसको स्पिट कर दीजिए, थूक दीजिएगा, और फिर ब्रश कर लीजिए नॉर्मल। तो इसकी जब ऐसा करेंगे तो आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे, आपको कैविटीज नहीं होंगी, आपके दांत भी सफेद होंगे, वाइट होंगे, और इसके साथ साथ आपको इतनी फ्रेशनेस महसूस होगी। आप करके देखिए 15 दिन, उसके बाद आप उसको एडिक्ट हो जाएंगे आप करने के लिए। तो मॉर्निंग में कौन से वाला आपने बताया ऑयल? एक तो तिल का तेल ले लें, सेसमे ऑयल ले लीजिए, या फिर नारियल का तेल ले लीजिएगा, कोकोनट ऑयल, वर्जिन, इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर लीजिएगा। आजकल तिल का तेल तो आराम से मिल जाता है, उसको यूज करिएगा। तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, फंगस इन्फेक्शन नहीं होगा मुंह में, आपको कई सारी चीजें हैं पुराने आयुर्वेदा के हिसाब से। तो हमारे प्रेशर पॉइंट्स है जीभ पे जो वो इसकी वजह से स्टिमुलेट होते, पेट की प्रॉब्लम्स नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती है। तो मैं तो यही कहूंगी 2 बार ब्रश करें, अपनी जीभ क्लीन करें, डेंटल फ्लॉस यूज करें, फ्रीक्वेंट सिपिंग ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट, कुल्ला करें, और सबसे जरूरी है कि जैसे आप ब्रश कर लें उसके बाद में उंगली लेके दांतों और मसूड़ों के ऊपर मालिश जरूर करें। मतलब बहुत सिंपल तरीका है ये। और ऑयल पुलिंग का यूज करिएगा। ब्रश वोन ऑफ हो जाता है तो 3 महीने के अंदर उसको चेंज कर लीजिए, फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट यूज करिए, और 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाइए। एंड जितनी आपकी लाइफ टाइम में आपके साथ दांत 32 के 32 दांत या 28 के 28 दांत आपके साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत सारी बातें आपने बताई और बहुत सारे श्रोताओं की समस्याओं का समाधान यहाँ किया। तो आज हम श्रोताओं बात कर रहे थे डेंटल कैविटीज एंड डिके पर, और हमारे गेस्ट, हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर सुनीता गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में रही। आप प्रोफेसर एंड हेड ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, नई दिल्ली से हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपको कि आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने शेयर करी। तो अगर हमारे श्रोता इस कार्यक्रम से संबंधित या हमारे किसी भी कार्यक्रम से संबंधित हमें कोई सुझाव देना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें, किसी समस्या के बारे में जानकारी चाहें, कोई टॉपिक पर आप रेडियो डॉक्टर सुनना चाहें, तो आप हमें एडवाइस कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए, healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए शालिनी मित्तल। जी बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सभी श्रोताओं का जिनके मैसेजेस अभी तक लगातार आ रहे हैं, और वो डॉक्टर सुनीता को और शालिनी मित्तल मैम, आप दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम आप बार बार लेकर आए। बिल्कुल लेकर आएंगे, रोज लेकर आ रहे हैं। आपको बस हमारे साथ जुड़ना है डेली 3 से 4 बजे तक रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में। और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल और आरती का नमस्कार। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।